कविता से काम घर चलाना उस वक़्त हम सोच भी नहीं सकते थे। तो नौकरी की तलाश की, 1-2 साल संघर्ष किया नौकरी के लिए, वो नहीं मिली तो फिर हमने नमस्ते कर ली कि अब करनी भी नहीं है बस। फिर उसके बाद कविता से ही जीवन। नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। अब भैया जो शख्स आज हमारे साथ हैं, इनके बारे में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि रात को करीबन 3 बजे मैंने गूगल पे जाके लिखा कि टॉप 10 हास्य कवि ऑफ इंडिया। इन शख्स का नाम नंबर 2 पे आता है। कपिल शर्मा के शो में इन्हें देखा गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर अरुण जैमिनी साहब की। एक ऐसे शख्स जो एक लाइन बोल के मात्र पूरा पांडाल खड़ा कर सकते हैं और हंसी से झुमा सकते हैं। इनका इंटरव्यू हमने लिया है, जानते हैं जीवन में क्या संघर्ष रहा, कैसे ये शख्स हास्य कवि बने, और हाँ, कपिल के शो में कैसे आना हुआ। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि कवि काम क्या करता है, समाज में कवि की जरूरत क्या होती है? कवि और कविता दरअसल मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाने का काम करती है। मनुष्य में मनुष्यता के गुण, संवेदनाएं, भावनाएं, करुणा, ये सब जगाने का काम कवि ही करते हैं। क्योंकि अगर कविता नहीं होगी तो समझ लो कि वो बिना पूंछ का पशु है मनुष्य। अगर उसे कविता की समझ नहीं आएगी तो वो बिना पूंछ का पशु है। सर, आपकी शुरुआत कैसे हुई? मैं जब स्कूल में पढ़ता था, एंग्लो संस्कृत स्कूल दरियागंज में, तो वहीं पराग पत्रिका का एक ऑफिस था। तो कविता लिखी मैंने और ऐसे ही हम दे आए छपने के लिए, और वो कविता छप गई तो गलतफहमी हो गई कि मैं भी कवि हूँ। अच्छा। तो जब कविता छपी तब आपको कैसा लगा सर? वो बहुत अच्छा लगा ना, जब अपना नाम देखा, फोटो देखी तो एक खुशी तो होती है। तो वो खुशी हुई और लगा कि मैं भी कवि हूँ। फिर मैंने और लिखना शुरू किया, फिर पत्रिकाओं में छपते रहे। तो कह सकते हैं आपके पिताजी कवि थे, तो वहीं से आपको रुचि लगी, वहीं से आपको मोटिवेशन आया कवि बनने का? हाँ बिल्कुल, वो घर का माहौल ही खराब था। तो जैसे घर में आते हुए कवि मित्र थे उनके, तो और असर पड़ता था उनका भी। तो घर में काव्य गोष्ठियाँ होती थी तो उसका भी असर पड़ता था। तो कविता के वातावरण में रहे तो कविता अपने आप जन्म लेने लगी अंदर। जीवन में संघर्ष क्या रहा सर? संघर्ष नौकरी का तो रहा जी, क्योंकि मैंने बीए किया, एमए किया, उसके बाद डिप्लोमा किया जर्नलिज्म में। और क्योंकि कविता से काम घर चलाना उस वक़्त हम सोच भी नहीं सकते थे। तो नौकरी की तलाश की, 1-2 साल संघर्ष किया नौकरी के लिए, वो नहीं मिली तो फिर हमने नमस्ते कर ली कि अब करनी भी नहीं है बस। फिर उसके बाद कविता से ही जीवन। कभी पिताजी ने आपको समझाया कि कविता मत कर, कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले, कुछ बड़ा आदमी बन? हाँ, पिताजी मेरे खुद स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो वो चाहते थे कि कोई नौकरी मिले। तो क्योंकि नौकरी होने से स्थायी एक आपके पास रोज़गार है, कविता का तो कोई भरोसा नहीं। अब जैसे ये कोरोना काल में आप लगभग 8-10 महीने बिल्कुल खाली थे। नौकरी अगर कहीं हो सरकारी होती तो तनख्वाह तो मिलती रहती बैठे बैठे। तो ये रिस्की जॉब तो था ही, रिस्की काम तो था ही, लेकिन अब रिस्क भी जीवन में ज़रूरी है जी। कविता छपनी शुरू हो गई तो पहचान तो थोड़ी बहुत अपने आप को मिलने लग गई। फिर 80-81 में मैंने कवि सम्मेलन में जाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे पहचान, क्योंकि कवि सम्मेलन में पहचान बनाने में थोड़ा समय लगता है, एक दिन में नहीं होता। फिल्म नहीं है कि एक फिल्म हिट हो गई तो आपका नाम हो गया। अगर आपकी एक कविता हिट हो गई तो ये थोड़ी कि पूरे देश में आपका नाम हो गया, उसमें लिए समय लगता है। तो 81 से कवि सम्मेलन शुरू किए तो जाके 90-92 तक पहचान, 10 साल, 8-9 साल लगे मेहनत करने। हाँ, 10 साल में पहचान देश में बनती है, इससे पहले नहीं बनती है। इतना टाइम समय तो लगता ही है। कभी मंच पे संघर्ष रहा सर? मंच ना मिला हो, किसी ने पढ़ने ना दिया हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ संघर्ष वो कभी सोचा भी नहीं संघर्ष, क्योंकि मंच जितने मिलते थे वो बहुत थे अपना, ठीक है, आनंद था। बस वो संघर्ष यही था कि आपके पास रोज एक चुनौती होती है श्रोताओं के सामने अपने आप को साबित करने की। तो वो संघर्ष तो आज भी रहता है। अब जब आप बाहर जाते हैं, लोग आपको पहचानते हैं सर, तब कैसा लगता है आपको?
किसको अच्छा नहीं लगेगा सभी को अच्छा लगता है। वो एक बार कहा गया ना, एक से पूछा, बोले जी लोग इतने ऑटोग्राफ लेते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं, आपको बुरा नहीं लगता? बोले अगर नहीं लेंगे तो ज़्यादा बुरा लगेगा कपिल शर्मा साहब के शो में जब आए तब कैसा लगा सर? वहां पे आना कैसे हुआ, मुझे ये बताइए पहले। हाँ, वो स्वाभाविक है, वो कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है, इसलिए उससे फर्क तो पड़ेगा। शो में आना कैसे हुआ सर, मैं बड़ा जानना चाहता हूँ सर। दरअसल हम वाह वाह क्या बात है कार्यक्रम एक आता था सब टीवी पे। हाँ जी। असली पहचान कवियों को, कवि सम्मेलनों को उससे एक बहुत बड़ी पहचान मिली, क्योंकि उससे पहले कवि सम्मेलन होते थे। शैलेश लोढ़ा साहब। हाँ हाँ, तो उसमें एक अलग पहचान बननी शुरू हुई कवियों की, एक ग्लैमर कवियों को मिला कि कवि भी कुछ हैं। उससे पहले कार्यक्रम होते थे, लेकिन वो दूरदर्शन एक साल में एक बार दिखा देता था, लेकिन जब साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक अलग असर पड़ा कविताओं का, तो उससे माहौल बना। शैलेश लोढ़ा पहले अशोक चक्रधर जी ने किया वो, फिर उसके बाद शैलेश सुभाष काबरा जी के पास गया, फिर शैलेश लोढ़ा जी के पास आया। तो जब शैलेश लोढ़ा जी के पास आया तो उसको और ग्रेस मिल गई, क्योंकि वो एक युवा चेहरा था और तारक मेहता की वजह से वो लोकप्रिय चेहरा भी था, तो उस कारण से एक अलग पहचान मिली। तो वहाँ से शुरू हुआ, और कपिल शर्मा शो के में भी जाना उसी के माध्यम से हुआ एक तरह से, क्योंकि वो लोकप्रिय था। उसके पहले एपिसोड में ही मैं आया था, जब वाह वाह क्या बात है का पहला एपिसोड शैलेश लोढ़ा जी ने शुरू किया था जब सब टीवी पे, वो सोनी टीवी के हिसाब से आया, तो उसके पहले एपिसोड में था, तो उसका असर पड़ा। तो उस वजह से वो उसी के डायरेक्टर और वो प्रोड्यूसर उसी के हैं कपिल शर्मा शो के, तो उन्होंने वहीं से कैच कर रखा था मुझे कि इन्हें बुलाना है। जब अगली सुबह आप मुंबई जा रहे थे कपिल शर्मा साहब के शो में, तब कैसी फीलिंग थी सर? लोग आपको आज टीवी पे देखेंगे। नहीं, वो इसलिए ज़्यादा नहीं था कि टीवी पे खूब आते रहे, ऐसा नहीं था, लेकिन कपिल शर्मा शो लोकप्रिय है इसलिए उसका एक असर अलग पड़ा। टीवी पे तो खूब आते ही रहे, हर चैनल पे लगभग आए। वो टीवी पे आने का क्रेज़ तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था एक तरह से, कि क्योंकि अब आज तक हैं और जी न्यूज़ और जितने चैनल हैं न्यूज़ के, उन सब में आ चुके थे हम। और फिर वाह वाह क्या बात है, और उससे पहले नेताजी लपेटे में, उसके पहले और दूरदर्शन पे बहुत कार्यक्रम पहले हो चुके थे। सुरेंद्र शर्मा साहब एक बात कहते हैं कवि इंसान बन नहीं सकता, कविता की कोई पढ़ाई नहीं होती, कवि इंसान अंदर से होता ही है। क्या कहना चाहेंगे सर? असल आपने देखा होगा हर कला के इंस्टीट्यूट है, संगीत सिखाने के भी हैं, गायन सिखाने के भी हैं, और लेकिन कविता सिखाई नहीं जा सकती। कविता संवारी जरूर जा सकती है, पर सिखाई नहीं जा सकती। तो सर फिर ये हास्य कैसे, आपने हास्य कवि बनना कैसे सोचा? शुरू से ही पहली कविता ही हास्य रस की लिखी थी। वो दरअसल हरियाणा का आदमी हास्य के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता जी, सच बात तो ये है। तो इसलिए वो हास्य में ही, क्योंकि हास्य के बड़े धुरंधर कवि हरियाणा से आए हैं, चाहे जैमिनी हरियाणवी जी हो, मेरे पिता सुरेंद्र शर्मा जी हरियाणा से, ओम प्रकाश आदित्य जी हरियाणा के थे, अल्हड़ बीकानेरी हरियाणा के थे। तो हरियाणा ने हास्य कवि खूब सारे दिए हैं, और अब भी बहुत सारे हास्य कवि हैं जो हरियाणा से हैं। पता नहीं यार, मुझे आया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं, हो सकता है। आज देखा जाता है स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं वो फुहड़ता परोसते हैं सर, तो कह सकते हैं कि फुहड़ता के दम पर कवि सम्मेलन या कविता की जा सकती है? देखो, वो अपने तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन कवि सम्मेलन में ये फुहड़ता नहीं चल सकती। कवि सम्मेलन में कुछ कवि हमेशा से रहे जो थोड़ा फुहड़ता लेके आए, लेकिन वो चले नहीं, वो सीमित रहे वो बहुत। तो अगर आपको विस्तृत आकाश चाहिए तो आपको, क्योंकि कवि सम्मेलन में लोग परिवार के साथ आते हैं, बिल्कुल परिवार के साथ आते हैं, तो आपको वहाँ ऐसा ना लगना चाहिए कि बाप बेटी बैठे हैं तो दोनों ही शर्मिंदा हों बैठे हुए। बहुत अच्छा। तो इसलिए वो कवि सम्मेलन ऐसी जगह है जहाँ लोग बाग पारिवारिक हास्य ही पसंद करते हैं, मतलब राजनीतिक हो, पारिवारिक हो, लेकिन वो शुद्ध हो, अश्लीलता ना हो उसमें। अगर अश्लीलता होगी तो वो उस वक्त तो क्षणिक हास्य आ जाता है लोगों में, लेकिन वो बाद में सोचता है कि वो क्या सुना के गया, तो फिर वो अगली बार बुलाएंगे। लंबी रेस के घोड़े नहीं रहते। आज जो युवा कवि बनना चाहते हैं सर, उनको क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए एक तो आप अंदर देखो, कवि हृदय हर मनुष्य में होता है। अच्छा। हर मनुष्य में होता है वो। आप एक समय ऐसा आता है, एक उम्र ऐसी आती है जब आदमी लिखता है, कोई भी हो चाहे वो,
जो एक किशोर अवस्था के बाद जो एक पहला प्रेम होता है तो सोचता है कि मैं 4 लाइनें लिखूं प्रेमिका के लिए। फिर वो अब दिशा जो है वो उसको अब आगे देखना होता है कि उस किस दिशा में जाना है। अगर वो कविता की दिशा में जाना चाहता है तो वो सोचता भी उसी ढंग से है फिर आगे भी। लेकिन कई लोग फिर व्यापार की दिशा में चले गए, नौकरी की दिशा में चले गए, तो कविता पीछे रह जाती है। तो एक कवि हृदय को अगर आप जीवित रखेंगे तो कविता जीवित रहेगी। जीवित रहेगी तो आप उसके लिए पढ़ें, सुने, लोगों को महसूस करें, लोगों की भावनाओं को महसूस करें, तो आप कवि बनेंगे। पत्नी का कितना सपोर्ट रहा सर? कभी पत्नी ने मना किया कि ये कविताएं छोड़ो, कुछ अच्छा काम करो, या सपोर्ट ना किया हो? पत्नी का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि पैसे तो उसी के पास जाते हैं सारे। तो पत्नी का सपोर्ट तो ज़रूरी होता है, क्योंकि आप रोज़ बाहर जाते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, तो पत्नी के सपोर्ट के बिना आप कार्यक्रम नहीं कर सकते कायदे से। और घर से संबल मिलता है तभी आप बाहर विस्तृत आकाश पा सकते हैं। तो कभी पत्नी ने बोला कि कुछ अच्छा करो, क्या कविताएं कर रहे हो? उसके पास पैसे आ रहे हैं, उसे लगता है यही अच्छा काम है। 10 साल के बाद सर कहाँ देखते हो अपने आप को आप? आपके दिलों में, तो मतलब लोगों के दिलों में देखता हूँ, लोगों के चेहरे की मुस्कान में देखता हूँ। जब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है, जब मैं कविता पढ़ रहा हूँ और सामने लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। वो उससे बड़ा सुख कुछ नहीं है। मतलब पैसा वैसा इतना बड़ा सुख नहीं है सर। जो लोग बाग सामने बैठे हंस रहे होते हैं, अगर आप किसी के जीवन में कुछ क्षण हंसी के आपने दे दी तो मुझे बहुत खुशी होती है। पता नहीं, ये मेरे लिए सबसे खुशी के पल होते हैं। अरे सर, शुक्रिया जी।